अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड पेपर्स इंक्लूडिंग द ई शीट। In this video, we will discuss that how to fill e-sheet first page, then how to solve section A on e-sheet, section B and section C on e-sheet. और इन सब के अलावा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी टिप्स भी इस वीडियो में शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन ई शीट पैटर्न के बारे में। ई शीट का पैटर्न स्लाइटली चेंज्ड है। पुरानी ई शीट में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर और पार्ट मेंशन होता था, लेकिन न्यू शीट में ऐसा नहीं है। न्यू शीट में क्वेश्चन नंबर तो लिखा है, लेकिन उसके साथ पार्ट आप खुद मेंशन करेंगे। इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहिए, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और नई चीज़ जो फेडरल बोर्ड ने इस बार इंट्रोड्यूस की है और वो है द पार्ट्स गिवन फॉर सेक्शन बी आर वेरी लिमिटेड। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेक्शन बी में आपने 15 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो पहले क्या होता था कि आपको पार्ट और क्वेश्चन नंबर गिवन होता था, तो आपके पास 15 स्पेसेस अवेलेबल थी और आपने जोन सा क्वेश्चन रेलिवेंट करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। बट नाउ दिस टाइम फेडरल बोर्ड इज़ डूइंग दिस कि आपने अगर 15 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं तो ई शीट में आपको 11 क्वेश्चंस की ही स्पेस अवेलेबल होगी, या अगर 11 नहीं तो 12 क्वेश्चंस की स्पेस अवेलेबल होगी। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको 15 क्वेश्चंस की स्पेस अवेलेबल नहीं होगी। एक आधे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की स्पेस प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाता है तो आपको एक स्पेस अवेलेबल हो जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकें और आपका लॉस ना हो। और एक और नई चीज़ जो है वो है इन सेक्शन सी सेपरेट स्पेस फॉर डायग्राम इज़ गिवन, जो कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार फेडरल बोर्ड ने ये चेंज किया है कि सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस में क्योंकि डायग्राम्स भी होती हैं तो उनके लिए सेपरेट शीट जो है वो दी गई है। इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ई शीट्स जो है वो दी गई हैं। There is one e-sheet which is used for all sciences subjects, for example, physics, chemistry, biology and computer science. Similarly, Pakistan Studies और इस्लामियात के लिए भी एक e-sheet यूज़ की जाएगी, and separate e-sheets will be used for the subjects of mathematics, English and Urdu. Okay, so now we will discuss that how we will fill and solve MCQ sheet. To understand MCQ sheet, let's apparently divide the MCQ sheet into 4 parts. Then we will discuss each part one by one. Okay, so now let's discuss part 1. This is part 1 of the MCQ sheet, which consists of the roll number and the version number. जो स्टूडेंट्स 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो तो इस शीट से फेमिलियर होंगे, लेकिन 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये एक नई चीज़ है। पहले देखते हैं कि इसे कैसे फिल किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर रोल नंबर के नीचे कुछ बॉक्स दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ बबल्स दिए गए हैं। ओके, लेट्स सपोज वी हैव द रोल नंबर 122416. What we have to do is that in the first box we have to write the first digit of the roll number, which is 1. उसके बाद जो नीचे बबल्स दिए हैं वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स उनके दरमियान में लिखे गए हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारा जो रेलेवेंट बबल है उसे फिल करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट डिजिट 1 था तो बॉक्स में 1 लिखेंगे और 1 के बबल को कम्प्लीटली फिल करेंगे। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डिजिट है 2, तो बॉक्स में लिखेंगे 2 और रेलेवेंट बबल 2 को कम्प्लीटली फिल करेंगे। इसी तरीके से रिमेनिंग डिजिट्स को बॉक्स में लिखते जाएंगे एंड रेलेवेंट बबल्स को फिल करते जाएंगे, और इसी पैटर्न पे वर्जन नंबर को भी हम फिल कर लेंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने आंसर शीट नंबर लिखना है, जो कि शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उसका नंबर होगा। साइन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपने अपने साइन करने हैं, और साइन ऑफ इन्वेजिलेटर, वहाँ पर यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद इन्वेजिलेटर साइन करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने या साइन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस MCQ शीट कंसिस्ट ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखी गई हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ यूँ हैं कि सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी, ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज एंड हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट, डिलीटिंग ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड एंड डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल। यानी हिस्सा अव्वल लाजमी है, इसके जवाबात इसी सफ़े पर देकर नाजिम मरकज़ के हवाले करें। काट कर दोबारा लिखने की इजाज़त नहीं है और लेड पेंसिल का इस्तेमाल ममनू है। Okay ji, now we will discuss the fourth and the main part of the MCQ sheet, and this part consists of MCQs. जैसा कि यहाँ पे बायोलॉजी के पेपर को एज अ सैम्पल यूज़ किया गया है। The question is fill the relevant bubble against each question. यानी हर सवाल के सामने दिए गए दुरुस्त दायरे को पुर करें। MCQs सॉल्व करते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है और बबल्स को बहुत ध्यान से कम्प्लीटली फिल करना है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि बीइंग अ बायोलॉजिस्ट रिसर्च वर्कर यू आर स्टडिंग मारखोर, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट विल बी। ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें ऑप्शन ए है बॉटनी, ऑप्शन बी है जोलॉजी, ऑप्शन सी है पेलेंटोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज़ पैरासाइटोलॉजी। अब हमें ये तो पता है कि मारखोर पौधा नहीं है, इसलिए बॉटनी नहीं हो सकता। मारखोर फॉसल नहीं है, इसलिए पेलेंटोलॉजी नहीं हो सकता। और मारखोर कोई पैरासाइट भी नहीं है, इसलिए पैरासाइटोलॉजी भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ zoology. So you have to completely fill the bubble against zoology. The next question is the logical consequence of the hypothesis are. Options are option A is law, option B theory, option C deduction and option D observations. The correct option is deduction. बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थ्योरी भी फिल कर देते हैं और डिडक्शन भी फिल कर देते हैं, मतलब एट अ टाइम 2 ऑप्शंस अगर आपने फिल कर दी हैं, देन योर आंसर विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। और इसी तरह अगर आपने रेलेवेंट बबल को कम्प्लीटली फिल नहीं किया तो तब भी आपका आंसर रॉन्ग ही कंसिडर किया जाएगा। To solve MCQs, candidates are allowed to use blue or black ballpoint or markers only. And the use of lead pencil is strictly prohibited. और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि you don't have to bend, fold और staple the sheet. यानी जो आपको MCQ शीट दी जाएगी उसे आपने फोल्ड भी नहीं करना और ना ही स्टेपल करना है। चलिए यहाँ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती हूँ। ऑल्दो कि आपको मार्कर यूज़ करना अलाउ है, बट इफ़ यू विल यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट देन इट विल बी मोर यूज़फुल। वो इस वजह से कि मार्कर जो है वो यूजुअली पेज पर फैलता है, जबकि बॉल पॉइंट की इंक फैलती नहीं है। और जब आप बबल को फिल करें तो वो जो सर्कल है उसके मिडिल से स्टार्ट करें। ओके जी, यहाँ तक तो बात हो गई हमारी MCQ शीट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ई शीट। ई शीट आखिर है क्या? एन ई शीट मीन्स कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक शीट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक ई शीट है। इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी शीट अपेरेंटली, बट इट हैज़ अ डिजिटल इंटरफेस दैट इज़ टच सेंसिटिव। बज़ाहिर देखने में ये एक आम सी शीट लग रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एट द टॉप ऑफ दिस शीट देयर आर सम बार कोड्स which are recognized by computers. The e-sheet is like simple answer copies provided by examiners earlier, with the difference that now they will have specific space for each answer. पहले क्या होता था कि आंसर शीट्स पर टोटल स्पेस अवेलेबल होती थी, आप अपना आंसर कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ई शीट पर स्पेस दी गई है एंड यू हैव टू राइट ऑन द स्पेसिफाइड स्पेस।
इफ़ वी सी द ओल्ड ई शीट तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर और पार्ट दोनों मेंशन किए गए हैं, जबकि न्यू ई शीट में क्वेश्चन नंबर तो मेंशन है लेकिन पार्ट मेंशन नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फेडरल बोर्ड का बायो का पेपर है। यू कैन सी दैट इन सेक्शन बी द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आंसर एनी 11 पार्ट्स, ठीक है, एंड द पार्ट्स आर मेंशन below. So 1, 2, 3 up till there are 15 parts and you have to attempt 11 parts out of 15. तो old e-sheet में question number 2 and part 1, 2, 3 up till 15 were mentioned. लेकिन अब जो न्यू e-sheet का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग question number is mentioned but the parts are not mentioned. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेंशन द पार्ट एट द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करें तो फिर आप उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तो लिखा हुआ है और पार्ट आपको मेंशन करना है, सो आप वहाँ पर 5 लिख सकते हैं। एक और बात जो पहले भी डिस्कस की गई है कि स्पेस फॉर ऑल क्वेश्चंस आर नॉट गिवन इन द ई शीट। इस बात का क्या मतलब है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले ये होता था कि ई शीट में क्वेश्चन नंबर 2 में 15 पार्ट्स के लिए 15 स्पेसेस अवेलेबल होती थी और जो क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना होता था वो हम उसकी रेलेवेंट जगह पर अटैम्प्ट कर देते थे। लेट्स सपोज अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना था तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की प्रोवाइडेड स्पेस पे अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करना है तो 2 की स्पेस को हमने छोड़ देना है और 3 की प्रोवाइडेड स्पेस के ऊपर हमने अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये तो था पुराना तरीका, लेकिन अब जो न्यू ई शीट का पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नंबर तो मेंशन है लेकिन पार्ट मेंशन नहीं है और जो स्पेसेस अवेलेबल हैं, अगर हमने 15 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं तो हमारे पास 11 की ही स्पेस दी गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू फिल द फर्स्ट पेज ऑफ ई शीट. So for this purpose we will divide the first page of the e-sheet into 4 parts. The right side of the e-sheet consists of the first part. At that part of the e-sheet you have to write the roll number. रोल नंबर लिखने का तरीका जैसे पहले बताया गया है उसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी गिवन बॉक्सेस में रोल नंबर के डिजिट्स और बबल्स, रेलिवेंट बबल्स को फिल किया जाएगा। उसके बाद आते हैं ई शीट के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जो कि चीज़ें पूछी गई हैं वो आपने यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे SSC1। SSC का मतलब है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो फिर आप लिखेंगे SSC2। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पूछी गई है सब्जेक्ट या पेपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बायो की एग्ज़ाम्पल लें तो हम यहाँ पर लिखेंगे बायोलॉजी 1 फॉर 9th क्लास एंड बायोलॉजी 2 फॉर 10th क्लास। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में भी 9th के लिए हर सब्जेक्ट के साथ 1 लगेगा, जैसे केमिस्ट्री 1, फिज़िक्स 1, मैथ्स 1 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट लिखनी है डेट। उसके बाद नेक्स्ट है साइन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर आपने फिल नहीं करना कुछ भी। उसके बाद डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट ई शीट का। यहाँ पे यू डोंट हैव टू फिल एनीथिंग। जो राइट साइड ऑफ द थर्ड पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट क्वेश्चंस, और लेफ़्ट साइड पर कुछ ऑप्शन दी हैं जिनमें साइन ऑफ सुपरिटेंडेंट, सब एग्जामिनर एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट एट्सेट्रा हैं। तो वो जितने भी सिग्नेचर्स हैं वहाँ पर आपने कुछ भी नहीं फिल करना। चले जी, इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस ई शीट की तरफ, और जहाँ पर के कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ उर्दू और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं।
नंबर 1 पॉइंट है आंसर द क्वेश्चन पार्ट एट द स्पेस स्पेसिफाइड फॉर द सेम एंड राइट पार्ट नंबर वेयर रिक्वायर्ड एंड नंबर 2 इज़ दैट डू नॉट राइट योर नेम रोल नंबर और एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क एनीवेयर इन द आंसर बुक except at the specified place as it is punishable under board rules. यानी अपने जवाबात मुख्तस की हुई जगह पर तहरीर करें और जहाँ पर दरकार हो वहाँ पर जुज़ नंबर भी तहरीर करें। और दूसरी बात जो यहाँ पर की गई है वो ये कि बोर्ड के कवानीन के तहत कॉपी के अंदर कहीं पर भी आपने अपना कोई नाम रोल नंबर या कोई भी शनाख्ती अलामत जो है वो नहीं ज़ाहिर करनी और अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर ये चीज़ जो है ये बोर्ड के रूल्स के ख़िलाफ़ है और अगर ऐसा करते हैं तो इससे पनिशमेंट भी मिल सकती है। चलिए तो अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन सेक्शन बी। सेक्शन बी सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि यू हैव टू मेंशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर ऑन योर ई शीट। यानी आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे केयरफुली देखना है कि आप कौन सा पार्ट करना चाहते हैं और उस पार्ट का नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्ट 1 करना चाहते हैं 2 करना चाहते हैं या 3 करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर स्पेसिफाइड स्पेस पे मेंशन करना है। डू नॉट राइट क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर ऑन योर ई शीट। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी ई शीट पर हमें कुछ स्पेस जो है वो प्रोवाइड की गई है और हमें उस स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है। चूँकि हम पहले ही क्वेश्चन नंबर और इसका पार्ट मेंशन कर चुके हैं लिहाजा हमें यहाँ पर क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट योर आंसर इन द प्रोवाइडेड स्पेस ओनली, यानी हमें अपना आंसर प्रोवाइडेड स्पेस में ही लिखना है एंड वी डोंट हैव टू एक्सीड फ्रॉम द प्रोवाइडेड स्पेस। और हमारा आंसर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो प्रोवाइडेड स्पेस से बाहर जा रहा हो। इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक टिप ये है कि यू कैन ड्रॉ मार्जिन लाइंस लाइक दिस। समटाइम्स आपको क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी पड़ती हैं, जैसा कि बायोलॉजी के पेपर में अक्सर क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स भी होती हैं। तो हमारे पास चूँकि ऑलरेडी स्पेस कम है तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं और वो ये कि अपनी डायग्राम के लिए हम साइड पे एक बॉक्स बना लें और वहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करें सो दैट कि बाकी की लाइंस हमें अवेलेबल हों। अगर हम डायग्राम को दरमियान में ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी स्पेस जो है वो कम पड़ जाएगी और जो हमने मटीरियल लिखना है उसके लिए हमें स्पेस नहीं मिलेगी। एंड ऑलवेज़ यूज़ लेड पेंसिल टू ड्रॉ द डायग्राम्स। जी, तो ये तो कुछ बातें थी रिगार्डिंग सेक्शन बी। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, दैट हाउ टू अटेम्प्ट सेक्शन सी ऑन ए शीट। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन सी में आपने 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ अगर आप गौर से नोट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट दोनों चीज़ें मेंशन नहीं की गई। तो आपने केयरफुली देखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और अगर उसका कोई पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को आपने इनकी प्रोवाइडेड स्पेस पर मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट ए करना चाहते हैं तो आपने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। या अगर पार्ट बी करना चाहते हैं तो फिर आपने पार्ट बी को मेंशन करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सेक्शन सी में इस बार डायग्राम्स के लिए सेपरेट स्पेस दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक ब्लैंक शीट है और यहाँ भी आपको क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट मेंशन करने के लिए कहा गया है। सो यू हैव टू केयरफुली mention the question and the part and then you can use that sheet to draw your diagram and you already know that you have to use the lead pencil to draw the diagram. Okay, now after completing the question, write the end at the end of the question and cross rest of the blank space like this. I hope आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ आ गई होगी। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं कुछ स्टडी टिप्स भी दूंगी, लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में
कुछ स्टडी टिप्स भी मेंशन करूंगी और उसके अलावा आपको बोर्ड के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स भी दिखाऊंगी और कुछ पेपर्स बच्चों के ऐसे भी दिखाऊंगी जिनमें उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं। और इसके अलावा भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सारी टिप्स भी हैं। सो प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। And if you have any query regarding eSheet, you can ask me in the comment section.